पिछले टर्न पर हम लोग मूल राशियाँ एवं मूल मात्रकों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और मूल मात्रकों के डिफिनीशंस को भी हम लोग देख चुके थे। आइए आज हम देखते हैं पूरक मात्रक, पूरक राशियाँ एवं पूरक मात्रक। पूरक राशियाँ एवं पूरक मात्रक। एक पूरक राशि होती है समतल कोण। समतल कोण यह वह कोण होता है जो आप चाँदे की सहायता से बनाते हैं अपने कापियों पर। कोई कह दे कि 30 अंश का कोण बनाइए तो 30 अंश का कोण आप बना करके चाँदा रखते हैं, बना करके और दिखा देते हैं। सामान्यतः कोण का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही किया जाता है, तो ये 30 अंश का कोण बना करके। तो इस समतल कोण का इसका मात्रक क्या होता है? यहाँ पर समतल कोण और इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है। वैसे आप लोग अंश में लिखते हैं, लेकिन अंश को कन्वर्ट किया जाता है रेडियन में। एक फार्मूला होता है 180 अंश बराबर पाई रेडियन। ये कैसे बनाया गया है, इस फार्मूले को कैसे बनाया गया है, आइए हम लोग देखते हैं कि अंश को कैसे रेडियन में, या रेडियन की परिभाषा क्या होती है, एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है। तो ये जो समतल कोण होता है यह 2 डायमेंशनल कोण होता है। यह 2D में बना हुआ कोण होता है। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, और 3D का मतलब जो होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो अभी घन कोण पढ़ेंगे तो उसमें तीनों आ जाएगी, ऊंचाई भी आ जाएगी। आप कहें कोण में ऊंचाई कैसे आती है, फिलहाल उसको मैं बताऊंगा। पहले आइए हम आपको समतल कोण बताने की कोशिश कर रहे हैं। समतल कोण में का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन को परिभाषित किस तरह से किया जाता है? यह मान लीजिए कि कोई चाप, यह A है या B है। इस चाप की लंबाई R है जहाँ, और इसकी वृत्त की त्रिज्या भी R ही है। इस चाप की लंबाई को खासकर S से डिनोट किया जाता है या डेल्टा S से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर डेल्टा S कह लीजिए यह दूरी, और डेल्टा S इज इक्वल टू R। चाप की लंबाई को डेल्टा S से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए कि इस कोण का मेजरमेंट कितना है, थीटा। तो समतल कोण बराबर होता है, आप जानते हैं फार्मूला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई हो गई डेल्टा S। डेल्टा अंतर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है इसको ही बोला जाता है डेल्टा से प्रदर्शित। हालांकि दूरियों के बीच का अंतर दिखलाने के लिए इसको बताया जाता है अपान R। यदि यह जो चाप बटे त्रिज्या करके निकालते हैं तो यह जो कोण निकलता है यह रेडियन में होता है। हालांकि चाप इसमें इसको सेंटीमीटर में मापें, इसको भी सेंटीमीटर मापें, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ एक नाम दे दिया जाता है। कहा जाता है यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो अभी हमने आपको डायमेंशन पढ़ाया नहीं, इसलिए अभी डायमेंशन के बारे में बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बात करेंगे डायमेंशन के बारे में भी। यहाँ पर डेल्टा S अपान R, यदि चाप डेल्टा S बराबर R, तब कोण थीटा इज इक्वल टू R अपान R। डेल्टा S के जगह R रखेंगे, इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। अर्थात क्या? वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह कोण जो होता है 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन का कोण वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के लंबाई वाला चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। तो यहाँ पर लिख दें 1 रेडियन का कोण वह कोण है
जो वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर वाला वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। 1 रेडियन का कोण वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर वाला चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। तो कैसे हम ये देखेंगे, कैसे निकालेंगे कि एक चक्कर में यह कितना एंगल बना लेता है। आइए ज़रा देखते हैं कि कैसे ये बनाता है। इस फार्मूले को आप लोग लिख चुके होंगे, आइए हम देखते हैं। पूरे वृत्त द्वारा वृत्त के केंद्र पर या संपूर्ण वृत्त द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, आइए हम थीटा निकालते हैं। अभी तो ये इतना कोण था तो ये थीटा था, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप की वैल्यू डेल्टा एस और त्रिज्या। अब हम क्या, संपूर्ण वृत्त, ये तो वृत्त का एक भाग है ना, ये वृत्त का आधा भाग है। आधा भाग द्वारा अंतरित कोण हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, और यहीं से स्टार्ट करें और फिर हम यहाँ तक चले आएँ तो इस चाप की लंबाई यहाँ से लगायत और पूरा यहाँ तक हो जाएगी। तो चाप की लंबाई ये कम है यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे तो ये पाई आर होगा। और जब ये केवल हम आइए पॉइंट ए से पॉइंट बी यदि मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो ये हो जाएगा पाई आर। क्यों? पाई आर एक परिधि है, अर्ध परिधि है। ये आधा परिधि की लंबाई पाई आर होती है, पाई आर बटे आर। तो आर से आर कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा पाई। अर्थात यहाँ से यहाँ का कोण जो है पाई क्या होता है, रेडियन होता है। तो यही हम लिखवाए हैं अभी आपको कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि अपने चाँदे से जब मापेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच का कोण कितना है, 180 अंश है। फिलहाल अभी हमको इसको नहीं बताना है, हम तो आपको दूसरी चीज़ बताने चल रहे थे कि संपूर्ण वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, संपूर्ण वृत्त द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये पूरा वृत्त जब लेंगे तो ये डेल्टा एस जो है वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो डेल्टा एस की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर अपान आर, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर ए डी आई ए एन। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, कॉमा बीच में दिए हैं ये रेडियन। ये 2 पाई रेडियन का कोण जो है पूरे वृत्त के द्वारा, अर्थात 2 पाई बराबर 360 अंश, 360 अंश। तो पाई बराबर 2 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो कितना हो जाएगा 180 अंश। पाई रेडियन यहाँ पर लिखा जाता है, 2 पाई रेडियन लिखा जाना चाहिए। 2 पाई आर ए डी आई ए एन, या पाई रेडियन बराबर हो जाएगा, जल्दी जल्दी में मैं लिख रहा हूँ, आर ए डी आई ए एन 180 अंश। क्यों? इधर 2 से भाग देंगे तो पाई हो जाएगा, इधर 2 से भाग देंगे तो 180 हो जाएगा। पाई रेडियन बराबर 180 अंश। इस तरीके से आप समझे। दूसरी चीज़, इसकी मीनिंग, इसका ज़रा मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए कि 360 अंश में 2 पाई रेडियन होता है। मैं उसको कुछ आप को थोड़ा अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14 इज इक्वल टू 6.28 रेडियन, आर ए डी आई ए।
2 पाई रेडियन कह लीजिए या 6.2। अभी आप जानते हैं कि पहले 6 रेडियन, उसके बाद से 0.28 रेडियन, दोनों को जोड़ेंगे 6 रेडियन का मतलब क्या हो गया कि यह आर त्रिज्या का जो है, यदि हम इस पर चाप काटना शुरू करें आर त्रिज्या का, तो ये 6 खंडों में वृत्त जो है 6 खंडों में कटेगा। 1 2 3 4 5 6। तो ये एक खंड, पहला खंड हो गया, दूसरा खंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और ये जो थोड़ा सा खंड बचा रह जाएगा ये हो जाएगा 0.28। इसकी लंबाई का, आर की लंबाई का 0.28 गुना ये यहाँ पर बचा रहेगा, इतना शेष बचा रहेगा। यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप लेके काटेंगे तो 6 बार पूर्ण रूप से कटेगा और थोड़ी सी ये दूरी, डिस्टेंस हमारी शेष बची रह जाएगी। हमको जो बताना था इसमें मैंने आपको बताया। आइए अब चलते हैं घन कोण। आप समझना चाहेंगे घन कोण के बारे में। घन कोण और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। यह कौन सा कोण होता है? यह जो होता है 3 डायमेंशनल कोण होता है। 3 डायमेंशनल अर्थात जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। कभी आपने शंकु को देखा है? शंकु, कोण या शंक्वाकार संरचना मान लीजिए इस तरीके से, या जिससे केरोसिन आयल वगैरह जिससे वो करके लिया जाता है अपने कंटेनर में, तो वो कुछ इस तरह की संरचना होती है शंकु के आकार। ये इसको बुलाता है शंक्वाकार। तो जो देखते हैं स्कीप को आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो कोण बना हुआ है, इसी कोण को हम लोग ओमेगा से या डेल्टा ओमेगा से दर्शाते हैं और इसी को कहा जाता है घन कोण। हम अभी इसको परिभाषित कर रहे हैं और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। कैसे समझने की कोशिश की। इसको चाँदे की सहायता से नहीं मेजर किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि समतल कोण का मेजरमेंट करते समय हम केवल एक लाइन बनाते हैं। एक लाइन बनाया ऐसे तो इसका मतलब समतल कोण, इसको थीटा। लेकिन अगर उसको वैसे ही बनाया मैंने और यहाँ पर कुछ इस तरह से गोल सा बना दिया और यहाँ ओमेगा लिख दिया, तो ओमेगा लिख दिया, इसका मतलब है कि यह घन कोण है, 3 डायमेंशनल कोण है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। आइए हम इसको समझते। इसको हम समझे थे वृत्त पर। वृत्त भी एक 2 डायमेंशनल आकृति है। और जब अब इस घन कोण को हम समझेंगे गोले पर। गोला एक 3 डायमेंशनल आकृति है। हालांकि ब्लैक बोर्ड पर बनाते समय गोला और वृत्त दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब मैं गोला कहूँ तो उसको आप अपने दिमाग में किसी फुटबॉल का फिगर बनाने की कोशिश कीजिए और मैं कहूँ कि यदि यह गोला है तो इसको मानिए कि यह गोला है। बहुत गोल तो नहीं बन पाया, लेकिन चलिए ये गोला मान लीजिए गोला है, इसका केंद्र है ये, और कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि यह फुटबॉल ही है। तो फुटबॉल का कोई एक पोर्शन, फुटबॉल पर तो कई तमाम चमड़े को जोड़ करके बनाया जाता है, किसी एक पोर्शन को पकड़ लीजिए और धागे से इसके केंद्र, मान लीजिए केंद्र पर कोई पॉइंट है और धागे से इसके केंद्र को मिला दिया गया इस तरीके से। चारों तरफ से वो जो चमड़ा होता है, चमड़े के चारों तरफ से धागे को मिला दिया जाएगा, तो आपको कुछ इसी तरह की शंकु के आकार की संरचना बनती हुई नजर आएगी और जिसका कोण यहाँ पर होगा और इसी को बोला था ओमेगा कह लेते हैं। तो इस ओमेगा को, घन कोण को डिफाइन कैसे किया जाता है? यह होता है घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल अपान त्रिज्या का वर्ग।
त्रिज्या का, उसमें त्रिज्या होता था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या समतल कोण में, और इसमें त्रिज्या का वर्ग क्यों, चाप, उसमें चाप की भी डायमेंशन सेंटीमीटर में, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल ऊपर ले रहे हैं तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर, तो उसी तरह से त्रिज्या का भी मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लीजिए यह डेल्टा एस है या डेल्टा एस ऐसे मानिए, और इसकी रेडियस आर है, यह 0.2 है, तो इसको भी वो दिखला दीजिए, उसको बनाया गया है इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर, डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर। घन कोण हम क्या ले लें, ओमेगा, मान लीजिए ओमेगा, हालांकि डेल्टा ओमेगा ही अधिकतर माना जाता है, डेल्टा ओमेगा। आइए, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। यदि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अर्थात यह जो क्षेत्रफल है आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तब त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तब डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक स्टेरेडियन। डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू एक स्टेरेडियन, अर्थात एक स्टेरेडियन का कोण वह कोण होता है जो कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले गोलीय पृष्ठ की सतह से गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाली सतह से गोले के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वह एक स्टेरेडियन का कोण होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाली सतह से किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले सतह से गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। तो इस तरीके से आप एक स्टेरेडियन के कोण की परिभाषा को आपने देख लिया। आप कहेंगे कि संपूर्ण गोला, जैसे उसमें देखे थे कि संपूर्ण वृत्त कितना है, तो संपूर्ण गोला इस पर कितना कोण, ये इसके आकार को यदि हम और बड़ा करते चले जाएं तो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, ये क्षेत्रफल कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसे करते करते ये पूरा चारों तरफ आ जाए, इधर की तरफ भी आ जाए, तो यह पूरा क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल कम है और इसको बढ़ाया तो आधा क्षेत्रफल हो गया, इसको और बढ़ाया तो इधर वाले लाइन को खींच करके हम इधर कर दिए, इधर वाले लाइन को भी खींच के इधर कर दिए, तो पूरा क्षेत्रफल यानी कितना कोण, तब उस दिशा में यह शंकु नहीं रह जाएगा, तब यह कुछ दूसरा स्ट्रक्चर कहला जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर
कि गोले की संपूर्ण सतह द्वारा गोले की संपूर्ण सतह द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस। आप जानते हैं कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और बटे आर स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन। मुझको हिंदी या अंग्रेजी में, चलिए कोई बात नहीं, ये 4 पाई स्टे रेडियन होता है। अभी तो दो चीज़ें आपको क्लियर हुई कि समतल कोण में कोई वृत्त या एक चक्कर में जो है 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, और गोले में पूरा गोला 4 पाई स्टे रेडियन का कोण बनाता है। इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई कि स्टे रेडियन अलग है और रेडियन अलग है। अब आइए हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। अभी तक तो आप मूल राशियों के बारे में पढ़े थे, क्योंकि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। किसी दूसरी भौतिक राशि पर कभी निर्भर नहीं रहते। लंबाई का मेजरमेंट है तो हम मीटर के स्केल को ले जा करके नाप लेते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान है, किलोग्राम, उसमें किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए कभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं सेल्फ डिफाइंड या एक डिफाइन करके चीज़ रख दी गई, हो गया वहाँ से। लेकिन मान लीजिए आपको घनत्व बताना है। घनत्व क्या होता है? फार्मूला पढ़े होंगे हाई स्कूल में, तो पता चलता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को बताने के लिए आपको दो क्वांटिटीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक तो द्रव्यमान और दूसरा आयतन। आयतन में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि घनत्व खासकर द्रव्यमान पर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 4 क्वांटिटीज आपको जो अलग अलग दिखाई दे रही हैं, इन चारों पर डिपेंड करती है। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो शॉर्टकट में आइए हम इसको लिख देते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। एवं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे
चौड़ाई, लंबाई जो है, लंबाई का मात्रक भी जो है मीटर होता है और चौड़ाई भी वही है। बस केवल नाम दिया गया लेकिन है दोनों लंबाई ही। तो चौड़ाई का मात्रक भी मीटर ही होता है, लेकिन मीटर मीटर दो बार प्रयोग में आया है, इसलिए यह क्षेत्रफल जो है भौतिक राशि लंबाई से दो बार, क्षेत्रफल मापने के लिए लंबाई का दो बार यूज किया जा रहा है, इसलिए यह क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि हुई, क्योंकि इसमें मीटर दो बार आया, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है मीटर का स्क्वायर। ये मीटर का स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि और मीटर का स्क्वायर जो है इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। आयतन का आप जानते हैं मीटर की घात 3 हो जाएगी या घन मीटर कहा जाता है। तो छोटे छोटे भौतिक राशियों का क्या लिखें, या आइए लिख देते हैं आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई तो ये हो जाएगा मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर की घाते 3। और तीसरा मान लीजिए वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन होता है मीटर और इसका होता है सेकंड, तो इसी को लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड। पढ़ा ऐसे जाता है कि मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड कहिए। इसके बाद से एक होता है, होती तो बहुत ढेर सारी व्युत्पन्न राशियाँ, इतना कि लिखते लिखते थक जाएगा आदमी। और कुछ छोटे मोटे जिसको बारे में आपको जानकारी है उसी के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ इसके बाद से त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल। अब देखो बच्चों, वेग परिवर्तन, एक चीज़ बता दें, 10 मीटर कपड़े में से 2 मीटर कपड़ा यदि काटा जाए तो जो कपड़ा शेष बचेगा 8, वह भी मीटर में ही होगा। मीटर में से मीटर घटाते हैं तो मीटर, लीटर में से लीटर घटाते हैं तो लीटर, और वेग में से वेग घटाएंगे तो वेग ही मिलेगा। तो उसी तरीके से वेग परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो वेग का मात्रक होगा। वेग में से वेग घटाए, जैसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, उसमें से 2 मीटर पर सेकंड घटाया गया तो 10 में से 2 निकलेगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक कुछ वैसा ही वेग परिवर्तन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड बटे समयांतराल का भी क्या होता है, सेकंड होता है। जब ये डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद से एक होता है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आपको पता है, और त्वरण का मात्रक होता है, अभी आपने निकाला है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस पूरे चीज़ को न्यूटन कहा जाता है। फिलहाल आप ये जानिए कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एसआई सिस्टम में होता है। सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो किलोग्राम की जगह पर हो जाएगा ग्राम, मीटर की जगह पर हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में होगा। इसी तरह से ढेर सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं और उनके मात्रक हैं, उसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो किताब का सहारा लीजिए और उससे लिखिए, लिख लीजिएगा। तो अभी ये इतना रहा। इसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रकों पर हम आते हैं। यद्यपि हम मूल मात्रक बताते समय ही मैंने कोशिश किया है कि अधिकांश मात्रकों के बारे में मैं बता दूं। एंगस्ट्रॉम, जैसे लंबाई का
मात्रक बताते समय एंगस्ट्रॉम के बारे में भी हो सकता है मैंने बताया हो और माइक्रोन के बारे में भी बताया हो, लेकिन कुछ भौतिक राशियों के मात्रक हमसे छूट गए थे, तो उन सब के बारे में भी मैं सोचता हूँ कि आपको बता दूँ। तो आइए, जो लंबाई के मात्रक में जो है महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक, कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहला जो है लंबाई से संबंधित मात्रक हम आपको बताने चल रहे हैं, जो आपको नहीं बताए हैं। 1 इंच बराबर 1 इंच इज इक्वल टू 0.254 मीटर। 0.0254 मीटर, या 1 इंच बराबर, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर ये है। कभी कभी ये कहीं पूछ दिया जाता है कि दशमलव के तीसरे स्थान पर इसका मान क्या होता है। फिलहाल मेरे भी मेमोरी में के अंतर्गत नहीं है, लेकिन एक बार कहीं ट्रेजरी में संबंधित किसी बाबू का एग्ज़ाम हो रहा था और एग्ज़ामिनर जो थे वो डीएम थे और संयोग से उनका भी विषय कुछ ऐसे ही रहा होगा, साइंस से संबंधित सब्जेक्ट रहा होगा। सामान्यतया जितनी भर्तियां होती हैं, पब्लिकली कहना तो बड़ा गलत है, उन सब चीज़ों पे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि उससे पूछा कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो बताया 2.54 सेंटीमीटर। उसके बाद बताया कि थर्ड प्लेस पर क्या होता है, उसको बताओ। उसने बस केवल उतना ही बताया, उसके बाद और कुछ नहीं बताया। उसका सिलेक्शन, मतलब जो फाइनल रिजल्ट निकला तो उसका सिलेक्शन हुआ पाया गया, तो उसको भी कैलकुलेटर में आप डाल करके चेक कर सकते हैं कितना होता है। मैं पढ़ाते समय मुझको पहले से इसको रखना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं रखा। फिलहाल मुझे याद आ गया तो मैं सोचा कि इसको बता दूँ। तो ये इंच होता है। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच होते हैं, आप जानते ही हैं। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, या ये 12 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होंगे या कितने मीटर के बराबर होंगे? 0.3048 0.3048 मीटर। ये हम लोग अधिकांशतया याद नहीं रखते हैं। 1 गज बराबर 3 फुट, 1 गज बराबर 3 फुट, और 3 फुट बराबर 0.9144 मीटर। 0.9144 मीटर। एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर। 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर, लगभग 2 किलोमीटर, 1852 मीटर एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू होता है। और एक मील इज इक्वल टू होता है, एक नॉटिकल मील था, एक मील यहाँ लिखा आता है माइल, ऐसे एक मील इज इक्वल टू, ये नॉटिकल मील, इन दोनों में अंतर होता है। एक मील इज इक्वल टू होता है 1604, 1604
मीटर। इन दोनों में अंतर होता है, आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें हो गया। प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक के मध्य संबंध। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? 6.3 इंटू 10⁴। 6.3 इंटू 10⁴ AU खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसको लिखा जाता है, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा खगोलीय मात्रक। आपको जो फार्मूले दिए हैं उसमें से भी आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। और एक होता है 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.28 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.28 प्रकाश वर्ष। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। यहाँ वर्ष लगा हुआ तो लगता है कि समय का मात्रक है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। एक प्रकाश वर्ष की दूरी वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसको आपको बताया जा चुका है। ये तो जो छूटी बिखरी हुई चीज़ें थी, उन चीज़ों को मैं एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आइए, द्रव्यमान के मात्रक में तो मैं आपको बता दिया था ढेर सारा। ये लंबाई के मात्रक में था, द्रव्यमान के मात्रक में आइए देखते हैं ज़रा क्या मैंने आपको नहीं बताया है। जो नहीं बताया उसको यहाँ बता देता हूँ। द्रव्यमान के मात्रक, 1 कैरेट इज इक्वल टू 1/5000 किलोग्राम। 1/5000 किलोग्राम। 5 से जब भाग देंगे, 5000 से जब भाग देंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम। 2 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम 1 कैरेट होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। और या इसको लिखा जा सकता है मिलीग्राम में, जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 200 मिलीग्राम। इसको किलोग्राम को मिलीग्राम में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 200 मिलीग्राम। अब एक होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान मात्रक ATOMIC, एटॉमिक मास यूनिट। इसको सामान्यतया बोला जाता है AMU, और होता है 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप कहेंगे इसको किस तराजू पर तौला जाता है? तो इसको तराजू पर आप मत लिए, मैथमेटिकल तराजू होती है, मैथमेटिक्स से सब कैलकुलेट करके निकाला जाता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और स्लग के बारे में पिछले टर्म पे मैंने बता दिया था। अब आइए, चंद्रशेखर लिमिट एक होती है द्रव्यमान का। द्रव्यमान के मात्रक में एक होता है चंद्रशेखर सीमा। ये द्रव्यमान का मात्रक होता है 1 चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन। सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का
द्रव्यमान, अर्थात सूर्य के द्रव्यमान में 1.4 से गुणा कर दिया जाए तो वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्यों 1.4 से ही, क्यों 1.4 से अधिक क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? तो इसका रीज़न आपको आगे की क्लास में चल कर के मिलेगा। यहाँ पर हर चीज़ों का जवाब देना उचित नहीं है, इसको एस्ट्रोफिजिक्स के बच्चे जानते हैं। समय के मात्रक में जो है अधिकांश तो मैंने लिखा दिया है, लेकिन आइए मुझे लगता है मैंने सेक के बारे में नहीं लिखाया है, तो सेक के बारे में लिखा है। समय का मात्रक वो मिली सेकेंड, मिनट, घंटा। एक दिन में जो है बता चुके हैं हम आपको कि एक दिन में जो है 86,400, एक दिन बराबर 24 घंटे। घंटे को मिनट में बनाएंगे, मिनट को सेकंड में बनाएंगे, 60 × 60 करते चले जाएंगे। इसमें 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, और फिर 60 से गुणा कर देंगे तो 24 × 60 × 60 ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो जब निकालेंगे तो 86,400 सेकंड आता है। एक दिन बराबर 86,400 सेकंड। ये ज्यों का त्यों याद रखना चाहिए, गुणा भाग करने लगेंगे एग्जाम में तो करते रह जाएंगे। और एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? आइए हम देखते हैं कि एक वर्ष बराबर 365 दिन और बराबर 365 गुणे एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86,400। 86,400 से गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि एक वर्ष बराबर 3.1536 3.1536 × 10⁻7 सेकेंड। इसको ज्यों का त्यों याद रखना चाहिए। ये आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पर्पज से आएगा। एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन होता है। एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन। आप लोग देखते होंगे कि जो कैलेंडर बनता है हिंदी महीने वाला, उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, और उसके बाद चतुर्दशी, त्रयोदशी, एक मिनट, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और उसके बाद होता है पूर्णिमा या अमावस्या। 15-15 दिन का होता है और सामान्यतः 30 दिन में डिवाइड किया गया रहता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब उजाली रात वाला, और कृष्ण पक्ष का मतलब जो होता है अंधेरी रात वाला। तो आप कभी कभी देखते होंगे हिंदू मैथोलॉजिकल कैलेंडर्स में आज तृतीया है और फिर कल पंचमी हो गई, चतुर्थी गायब हो जाती है। या कभी अष्टमी है, अष्टमी के बाद नवमी गायब हो गई, सीधे दसवीं, या नवमी बताया जाता है इतने से इतने सेकंड तक रहा। वो भी उसके पीछे भी एक बहुत डीप मैथमेटिक्स है। उसके मैथमेटिक्स को तो मैंने समझने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इतना है कि इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन है वो भी कि उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो मैं इसको बताना क्यों चाहता हूँ, वो जो 30 दिन होता है, 15 दिन की उजाली रात वाला, या जिसको कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला, दोनों को जोड़ करके 30 करना होता है। हम दिखाते हैं 30, लेकिन वो एक्चुअल में कितना होता है? 27.3 दिन होता है। अब यही 2.7 दिन जो है, इसको जोड़ने पर तब तो 30 होगा ना। एक मास बराबर 30 दिन, या जो 15-15 दिन का पक्ष होता है, तो उसी को 27.3 दिन के बराबर करने के लिए बीच में उन तिथियों का लोप कर दिया गया होता है। वो उसकी किस तिथि का लोप करना है वो उनकी अपनी मैथमेटिक्स है। ये नहीं कि हर तिथि को लोप कर देते हैं, नो। वो ग्रहों की गति देखते हैं, ग्रहों की गति के अनुसार वो अपना काम करते हैं। तो कहाँ लोप किया जाना चाहिए, ये उनकी फिजिक्स है या उनकी मैथमेटिक्स है।
उसको मैंने समझने का प्रयास नहीं किया। एक चंद्रमास वो 30 दिन को 27.3 दिन में कन्वर्ट करने के लिए बीच में कुछ तिथियों का गैप हो जाता है। तो ये रहा समय में चंद्रमास। शताब्दी कहते हैं 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष, शताब्दी बराबर 100 वर्ष, शताब्दी हो गया। और ये सब रहे कुछ मात्रक एवं मापन से संबंधित छोटी मोटी चीज़ें। और आप लोगों के बुक्स में या कहीं किताबों में हो सकता है कि पूर्व लग्नकों की कुछ सारणी दी गई होगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखूंगा तो लिखने का मतलब समय की बर्बादी, किताबों में कहीं ना कहीं जरूर दिया गया होता है पूर्व लग्नक, अनुलग्नक। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं डेका मीटर, मैंने कुछ बताया था आपको पहले भी, डेका और मीटर। डेका 10 है, किलो हजार, तो डेका का मतलब 10 होता है। मीटर के पहले डेका लगा हुआ है तो यह डेका पूर्व लग्नक है। जहाँ कहीं भी डेका लगेगा वहाँ 10 से गुणा किया जाएगा, यहाँ 10। तो इसी तरीके से किताब में आपके लिखा होगा, उससे आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखने का मतलब समय की बर्बादी। डेका आगे लिखा होगा 10, ये पूर्व लग्नक है। अगर आप यहाँ पर मीटर लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मीटर लगाना। डेका के पहले कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या है? 1। डेका के बाद से हेक्टो आता है। हेक्टो जो होता है वो 100 का होता है। इसके बाद से किलो जो होता है ये 1000 का होता है। इसके बाद जो मेगा, 1000, ये हेक्टो का मतलब 100, 100 का मतलब 10⁻², किलो का मतलब होता है 10⁻³ और मेगा का मतलब होता है 10⁻6 डेका। इसके बाद से जीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15। तो पेटा के बाद एक्सा 10⁻18, एक्सा 10⁻18। अब इसमें क्या होगा, इसके पहले हम लोग 1 1 1 1 ये सब लगाते जाएंगे, एक्स नहीं एक्सा। तो इसके आगे हम मीटर लिखते चले जाएंगे, मीटर लिखेंगे, यहाँ मीटर लिखेंगे। अगर मीटर लिखेंगे तो इधर सब मीटर, इधर भी हम क्या लिखते चले आएंगे, मीटर मीटर मीटर। अगर लीटर लिखते चले जाएंगे, इधर लीटर लिखेंगे तो इधर भी लीटर। तो ये सब जो है पूर्व लग्नक है। ये तो बड़ी लंबाइयों के मात्रक हो गए, जैसे 10, 10⁻², 10⁻3, 10⁻6 इस तरह से। और छोटी छोटी, इससे छोटी इकाइयों के भी कुछ पूर्व लग्नक होते हैं। उन सबों के बारे में भी मैं बहुत जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कई किताबों में मैंने यहाँ जीगा लिख दिया है, कई किताबों में यहाँ पर जो है गीगा लिखा हुआ मिलेगा। अब आइए कम वाले में ज़रा चलूँ, बता दूँ जल्दी जल्दी में। डेसी, डेका का मतलब 10 और डेसी का मतलब होता है 1/10। दशम डेसी 100वां सेंटी है 1000वां भाग मिली, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर डेसी जहाँ कहीं लिखा जाता है इसका मतलब 1/10। यहाँ मीटर लगाएंगे तो यहाँ मीटर लगाना पड़ेगा, इसके पहले 1 लिखना पड़ेगा। यानी 1 डेसी मीटर बराबर 1/10 मीटर। इसका उल्टा करेंगे, 1 मीटर यहीं रख रहे, 10 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 10 डेसी मीटर। ऐसे भी पैमाना बनाया जाता है, जो बताया हूँ इसी हिसाब से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जल्दी जल्दीबाजी में बता रहा हूँ क्योंकि अभी कोर्स लंबा है और इस कोविड-19 नामक बीमारी ने हम लोगों को तबाह कर दिया। कोर्स समाप्त नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपकी तरफ मुँह नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे बैठे भी नहीं हैं, इसी में देखना है, बोलना है। तो मेरा मूल मकसद है कि आप समझें, चाहे मैं आपकी तरफ मुँह किए रहूँ या वाइट बोर्ड की तरफ ही मुँह करके मैं समझा रहा हूँ। और आप इसको समझ, आशा करता हूँ जल्दीबाजी में तो पढ़ा रहा हूँ कि आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कि अगले लेक्चर में थोड़ा धीमी स्पीड से चलूँ, कारण कि 1 हफ्ते हो गए थे और 1 हफ्ते में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया।
इसलिए आज मैं थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ, या ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड वैसे ही बढ़ गई है आज। तो यहाँ पर डेसी लिखा जाता है, डेसी सेंटी, तो सेंटी का मतलब होता है 1/100, दशम डेसी सेंटी है 1000वां भाग मिली, ये मिली भी होता है 1/1000, यानी यहाँ पर ये होता है 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ माइक्रो, इसी को माइक्रॉन भी बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। माइक्रो ये होता है 10⁻⁻6, नैनो, नैनो का होता है 10⁻⁹, पिको, पिको, पिको का होता है 10⁻12। एक मिनट, ये पिको 10⁻12, फेम्टो 10⁻15, फेम्टो है ये 10⁻15 मीटर। और उसके बाद से एक होता है एट्टो 10⁻18। इतनी आपके काम की चीज़ें हैं, और भी ढेर सारी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद से अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे अल्प लंबाइयों का मापन, या बहुत लंबी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है, किसी परमाणु के अणु का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है, या यहाँ से सूर्य की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, यहाँ से चंद्रमा की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, या आकाश में कोई तारा है उसकी कैसे दूरी ज्ञात की जाती है, और समुद्र की गहराई का मापन कैसे करते हैं। हो सकता है इन सभी चीज़ों के बारे में अगले टर्न पर जो मैं क्लास लूँगा उसमें मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा।